हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हम लोगों ने देखा है कि कैसे डीएनए को आइसोलेट करके, सेल से आइसोलेट करके डीएनए को निकाला, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटा था। काटने के बाद में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे छोटे फ्रेगमेंट को देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद में हम लोग ने उसको एम्पलीफाई किया। देन हम लोगों एम्पलीफाई के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब उसको लाइगेट करेंगे। जो वेक्टर हमने लिया है पहले से ही ये डिसाइड हो जाता है कि वेक्टर हमको कौन सा लेना है, इसलिए हम लोग पहले से ही वेक्टर का चुनाव करके रखते हैं। अगर डीएनए का सेगमेंट बड़ा है या यूकैरियोट सेल के अंदर क्लोन करना है तो वैसा वेक्टर प्लांट सेल को देखेंगे। अगर उस तरीके से हम लोग हर चीज़ को वेल डिफाइंड करके पहले से ही रखते हैं। प्लांट सेल होगा तो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर होगा, एनिमल सेल होगा तो रेट्रोवायरस होगा, ई कोलाई होगा तो प्लाज्मिड होगा, चाहे पीवीआर 322 हो चाहे फेज वायरस हो, हम लोग किसी चीज़ को भी ले सकते हैं एज अ वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर और सैंपल डीएनए दोनों को हमने पहले से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटा होता है। हम लोग सबसे छोटे फ्रेगमेंट जो एम्पलीफाई किया हुआ होता है हम उसको वेक्टर के साथ में क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। और ज्वाइंट करने के बाद में जो बनता है वो हमारा बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार कर लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग किस में डाल देंगे, होस्ट सेल के अंदर डालते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना जरूरी होता है। कॉम्पिटेंट मीन्स होता है कि किस तरीके से होस्ट के अंदर ये क्षमता डेवलप हो जाए कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके। चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो, चाहे इलेक्ट्रोपोरेशन हो, थर्मोपोरेशन हो, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड हो, कोई भी मेथड हो। लेकिन हमने क्या किया, उसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालना है। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेवरल मेथड्स द्वारा होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि क्या होस्ट सेल के अंदर डीएनए आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, मेरे पास ई कोलाई की 3 सेल्स हैं। ये ई कोलाई का मेन डीएनए है। उसके बाद में हमने क्या किया, अपना वेक्टर ट्रांसफर करा। वेक्टर जैसे हमने ले लिया कि ये जो है ये हमारा वेक्टर वाला डीएनए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर वाला डीएनए है। और इसके साथ में हमने जो अपना जोड़ा हुआ है ये हमारा डिजायर्ड जीन वाला डीएनए है। हमने 3 तरह की होस्ट सेल ले ली। हमने तीनों तरह में देखा कि एक तो ऐसी ई कोलाई है जो पूरी तरीके से जिसमें प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है। ऐसी सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट सेल। ये वाली में रिकॉम्बिनेंट डीएनए सही से फॉर्म नहीं हुआ है, मींस जो दूसरा वाला डिजायर्ड जीन है वो सही से जुड़ नहीं पाया है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म्ड तो है क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट आ गया है, ट्रांसफॉर्म तो है, लेकिन ये कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहां वाली सेल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। या तो हो सकता है इसके अंदर केवल और केवल डायरेक्ट वेक्टर ही आया हो, और हो सकता है यहां पर वेक्टर प्रेजेंट ना हुआ हो। हमने तीनों सेल को एक मीडियम के अंदर डाला। ये जो मीडियम है ये हमारा कैसा मीडियम है, ये एंटीबायोटिक मीडियम है। देखिए, जब मैंने आपको पहले बताया था तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं वो एज अ मार्कर जीन बिहेव करते हैं। और रेजिस्टेंस जीन पर हम लोगों के क्या थे, रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी। जैसे आप लोग याद करिए, टेट्रासाइक्लिन पर BAM-H1 और SAL1 था। वहीं पर हमने मान लिया कि हमने वहीं पर इसको जोड़ा है अपने डिजायर्ड जीन को, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक मीडियम ले लिया। क्या लेते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाले मीडियम को ले लेते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पूरा जो केमिकल है वो एम्पिसिलिन का वो है, एम्पिसिलिन मीडियम है। यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट वाली ही केवल और केवल रहेंगी। बाकी ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगी, एक तो ग्रो करेगी और दूसरी बिल्कुल नहीं ग्रो करेगी। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी सेल है जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लस रिकॉम्बिनेंट दोनों है। ठीक, कहीं कहीं पर हम लोग जब PVR 322 का यूज करते हैं तब ये कंडीशन आती है, और जब हम लोग PUC 8 का यूज करते हैं तो LAGZ वाली कंडीशन आती है, जो आप लोग क्लोनिंग वेक्टर वाली वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट है,
उस सेल को हम लेंगे और किसके अंदर होस्ट सेल को क्या कर देंगे, कल्चर करना स्टार्ट कर देंगे। कल्चर करने का मतलब है उसको हम लोग न्यूट्रिशन देंगे, उसको प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, प्रॉपर पीएच देंगे, और वो सेल जो है वो हर 20 मिनट में अपनी जैसी एक दूसरी सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद में कई सारी सेल्स बन जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, कल्चरिंग द होस्ट सेल। लास्ट में आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ, जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 सेल्स हो गई, इन 10,000 सेल्स में से हमने अपने डिजायर्ड जीन के प्रोडक्ट को निकाल लिया। डिजायर्ड जीन के प्रोडक्ट को निकालने का मतलब है हमने क्या निकाल ली, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन निकाल ली। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम बना रहे हैं उस जीन से, क्योंकि जीन है तो जीन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। और ये प्रोटीन को हम लोग क्या करते रहेंगे, बार बार कलेक्ट करते रहेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर इस प्रोटीन का अमाउंट कम चाहिए होगा तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्मॉल स्केल मेथड, जो लैब में प्रोड्यूस करा जाता है। लेकिन अगर इस प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो लार्ज स्केल पर इसको डेवलप किया जाता है। और लार्ज स्केल पर हमेशा और हमेशा किसका यूज़ करते हैं हम लोग, बायो रिएक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक, लास्ट प्रोसेस होती है हमारी डाउन स्ट्रीमिंग। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनी है क्या वो सही बनी है, क्या उसका सही यूज़ है और क्या वो ठीक तरह से वर्क करेगी, इस प्रोसेस को चेक करने के लिए हमने जो प्रोटीन निकाली है उसको क्लिनिकली टेस्टेड किया जाता है, पूरी हर चीज़ को अच्छे से देखा जाता है, देन उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी हमारी कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका होता है इसको थोड़ा सा समझिए। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन आरडीटी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं देना होता है। जब आपसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एम्प्लीफिकेशन ये दोनों अलग से पूछे जाएं तब आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, वरना आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन मोटिव बताना होता है और एम्प्लीफिकेशन का मेन मोटिव बताना होता है कि कैसे डीनेचरिंग और एनेलिंग और एक्सटेंशन के माध्यम से हम इसको जीन की मल्टीपल कॉपीज को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हर एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी कि उसको आइसोलेट किया, जो सेल दी जाएगी कोई भी एक सेल को ले लेंगे उसको आइसोलेशन में लिख देंगे, आरई से उसको कट कर देंगे, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसमें से स्मॉल सेगमेंट को निकाल लेंगे, एम्प्लीफाई कर लेंगे, एम्प्लीफाई के बाद में उसको होस्ट सेल वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे और प्लस ट्रांसफर कर देंगे किसमें, होस्ट सेल में, और उसको क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा। ठीक, ये एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसके द्वारा आप 1 या 2 पेज में आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। प्लस जो आपको डायग्राम फर्स्ट वीडियो में आरडीटी के बताया गया था उस डायग्राम को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक एग्जाम के तौर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक बायो रिएक्टर देखेंगे और फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर इट्स एप्लीकेशन पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।